हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। चलिए आइए प्रश्न को देखें। प्रश्न है, बहुसंस्कृतिवाद निम्नलिखित के विशेष अधिकार की रक्षा करना। बहुसंस्कृतिवाद, अलग अलग संस्कृति अर्थात अलग अलग लोगों की रहन सहन, भाषा शैली, जीवन शैली, धर्म, जाति सब अलग अलग हो सकती है। अलग अलग भौगोलिक अवस्था हो सकती है, अलग अलग रहन सहन हो सकती है। तो सबको साथ लेकर चलना, तो बहुसंस्कृति की विशेष अधिकार की रक्षा करना है सभी का, चाहे जाति का हो, भाषा का हो, संस्कृति का हो, तो सबका जो है सो रक्षा करना है। सभी के सभी का रक्षा करना है, अर्थात क्या हो जाएगा उपयुक्त डी। अगला जो है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधीकरण द्वारा किसी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है? कौन? तो कहता है किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो आपको ज्ञात होगा कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के आधार पर 5 प्रकार का रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रिट जारी करता है। ये रिट कौन जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, मौलिक अधिकार के संरक्षण में जारी की जाती है। अनुच्छेद 226 के आधार पर वही रिट जो है उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के संरक्षण में जारी करता है। तो दो का संबंध, तो रिट जारी करने से यदि आप मौलिक अधिकार के लिए मुकदमा करते हैं। अब बचा 136 के माध्यम से विशेष प्रकार की याचिका, विशेष जो है क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय विवेक से न्यायाधिकरण द्वारा किसी फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति मतलब अपील करने, अपील के लिए अनुच्छेद 132 है, अनुच्छेद 133 है, 134 है, लेकिन यहाँ विशेष प्रकार की अपील है। विशेष प्रकार की अपील करने की आपको अनुमति देगा। विशेष प्रकार की अनुमति तो वो है अनुच्छेद 136, अपील करने का एक आधार है। हाँ, 132 कहता है कि यदि उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय में लंबित किसी मुकदमा को, पेंडिंग के मुकदमा को अपने पास मंगवा लेता है और अभियुक्त को मृत्यु दंड की सजा दे, तो वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाता है। 133 कहता है कि यदि दीवानी मुकदमा में उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र दे तो सुप्रीम कोर्ट में अपील होगा। 134 कहता है कि फौजदारी मुकदमा यदि सुप्रीम कोर्ट में तो उसकी अपील की जा सकती है यदि हाई कोर्ट अब अनुमति दे। 136 से विशेष परिस्थिति में वो टर्म ऑफ कंडीशन नहीं है, लेकिन यदि आप प्रूफ करते हैं कि यहाँ पर सुनना जरूरी है, न्याय के लिए जरूरी है, तब वो विशेष परिस्थिति में आपको दे सकता है। तो 100 क्या हो जाएगा? 112 का आंसर हो जाएगा ए। निवारक निरोध कानून के तहत किसे गिरफ्तार किया जा सकता है? निवारक निरोध कानून क्या है? अर्थात स्वतंत्रता के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए अनुच्छेद 226 कहता है सिद्दीकी मुझे कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के संरक्षण में नागरिकों के लिए वो 5 प्रकार का रिट, अनुच्छेद 32 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट और 226 के आधार पर हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के संरक्षण में 5 प्रकार का रिट, 5 प्रकार का लेख, आदेश, समादेश जारी करता है ताकि नागरिकों का मौलिक अधिकार सुरक्षित रह सके। तो स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए निवारक कानून का निर्माण किया जाता है। निवारक कानून को के गोपालन विवाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
उसे स्वीकृति प्रदान कर दिया गया, उस पर उसे उचित ठहराया गया। आपका जैसे NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये भी क्या है, ये भी एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी, यह भी आपका एक निवारक कानून है, निवारक कानून है। ये संदेह हो कि आप राष्ट्र विरोधी गतिविधियां में शामिल हो सकते हैं, आप राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कर सकते हैं, तब ये जारी होता है। संदेह के आधार पर किसी भी नागरिक को गिरफ्तार करने और 90 दिन तक बिना मुकदमा चलाए उन्हें कारागार में, 90 दिन तक बिना मुकदमा चलाए उन्हें कारागार में रखा जा सकता है। 90 दिन तक बिना मुकदमा चलाए उनको कारागार में रखा जा सकता है। विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 89 के मध्य रंग भेद पर आधारित नीति, रंग भेद गोरा और काला के आधार पर, आतंकवादी और तस्करी कालाबाजारी, तो आतंकवादी और तस्करी कालाबाजारी तो आप तो अपराध कर चुके, ये तो आप अपराध कर चुके हैं, तब तो आपको अपराध के नाम पर तो गिरफ्तार की जा सकती है। तो निवारक कानून थोड़ी तो आपको सीधे गिरफ्तार करेगा। आतंकवादी घटना में है तो आप तो अपराधी हैं, अपराध कर रहे हैं, तो आपको तो ऐसे ही गिरफ्तार करना ही करना है। हाँ, लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है। मनोरंजन जी, लोक अदालत के फैसले को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है, इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो 1948 से 89 तक दक्षिण अफ्रीका आपने पढ़ा होगा कि नेल्सन मंडेला जो 1962 से लेकर 1990 तक, 1962 से लेकर 1990 तक रंग भेद के आधार पर ही कारागार में रहे। अमेरिका में भी रंग भेद आंदोलन चला, तो यहाँ तो चला 1963 से 1968 तक, जिसका नेतृत्व किए थे मार्टिन लूथर किंग, इसका नेतृत्व किए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया गया, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चला था। अमेरिका भी चला, लेकिन उत्तर प्रश्न को जिस प्रकार लिखा हुआ है 1948 से 89, 1990 में उन्हें एक समझौता के तहत रिहा किया गया और तब वहां रंग भेद की नीति को समाप्त किया गया। पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? पावर शेयरिंग, सत्ता का परिवर्तन, सत्ता को शेयरिंग मतलब क्या है? ट्रांसफर करना है, सत्ता का अधिकार का ट्रांसफर करना है। तो ये सब क्वेश्चन दिए गए विकल्प को देखकर ही बनाया जा सकता है। ये सब क्वेश्चन में नहीं कोई खास आर्टिकल है, तो सब क्वेश्चन पर निर्भर करता है सत्ता सरकार के विभिन्न अंग के बीच, अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का करते हैं हस्तांतरण, ट्रांसफर करते हैं, सत्ता को बांटते हैं। सत्ता विभिन्न स्तर पर सरकार के बीच साझा, अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार के बीच सत्ता का विभाजन होता है। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती, जहां समाज में रहते हैं, घर हो, परिवार हो, तो कहीं न कहीं से आप उत्तरदायित्व को बांटते हैं। यह है आपका ये उत्तरदायित्व है, आपका ये उत्तरदायित्व है। तो उत्तरदायित्व का विभाजन जो है सो वह किसी भी क्षेत्र के लिए अनिवार्य है। इसमें क्या करना होगा? जब सभी चलेगा तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तो जाहिर सी बात है। तो यहां पर आपका जो है सत्ता के हस्तांतरण से जुड़ा होता है, तो एक समान प्रक्रिया है। सत्ता की हस्तांतरण जो है किसी भी देश की एक समान प्रक्रिया है। पूछता है, यहां पर देखिए ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या है? पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो सत्ता के कौन सा गलत है? तो ये तीनों जो है सत्ता परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? गलत है, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। तीनों का तीनों जो है सत्ता परिवर्तन का हिस्सा है। तो गलत पूछा है। हाँ राजकिशोर जी, एकदम देखिए उत्तर को मैंने संयोग से देख लिया, नहीं तो भाई पता नहीं कौन सा विद्यार्थी फिर जो है कहेंगे कि गलत उत्तर दे दिए हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। राज व्यवस्था पर सभी भारतीय लेखकों में से हॉब्स के सबसे निकट किसे माना? अब राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अब तुलसीदास तो कहीं राजनीति की पुस्तक लिखे नहीं, तो रामचरितमानस जो पुस्तक लिखे वो धर्म की पुस्तक है। नंदन जी, मैं जो आंसर देता हूं वो तो पूरी तरह से आपको ऑथेंटिक रूप से
क्यों और कैसे के साथ देता हूं। है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, वो पूरी तरह से आपको स्पष्ट कर दी जाती है। तो आप उसे देखें। तो भारतीय लेखकों में से हॉब्स के, अब तुलसीदास तो धार्मिक लेखक हैं। राजा कलश कर्णम कोई लेखक के बारे में तो कोई जानकारी है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, कौटिल्य की पुस्तक क्या है, अर्थशास्त्र। ये पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है, ये पुस्तक पॉलिटिकल साइंस की है। और हॉब्स ने कौन, लिवाइथन, हॉब्स की पुस्तक है लिवाइथन, हॉब्स की पुस्तक है। अरस्तु के गुरु कौन थे, अरस्तु के गुरु, देखिए ये क्वेश्चन का आंसर सुधार लीजिएगा। सुकरात के गुरु हैं प्लूटो। अब प्लूटो अरस्तु के गुरु हैं प्लूटो, सुकरात, उसके बाद प्लूटो, उसके बाद अरस्तु। तो क्रम से ये चलता है। ये नंबर 1 है, नंबर 2 है। और तो प्लूटो जो है सो के शिष्य हैं सुकरात, ये क्या, अरस्तु। प्लूटो के गुरुजी हैं सुकरात। ठीक है, उसको सुधार लीजिए। कभी कभी कुछ गलती हो जाता है कभी। अब हम भी कभी जो है देखिए पढ़ा रहे हैं, बोलते हैं, अब बोलने के दरमियान उत्तर कहीं गलत लग जाता है, तो ये कभी कभी मानवीय भूल होती है। तो उस व्याख्या को भी ध्यान देना है कि जो व्याख्या किया गया, जो एक्सप्लेनेशन उपलब्ध कराया गया, उसको भी देखना है। अलगाववाद, अलगाववाद क्या होता है, कहीं न कहीं अलगाववाद होता है कि हम समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं, किसी राष्ट्र को तोड़ने का प्रयास करते हैं। कभी विदेशों के माध्यम से भी अलगाववाद को, अब जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान हमारी अलगाववादियों के, जो हमारे देश में असंतुष्ट वर्ग हैं, उसे कहीं न कहीं, हाँ, प्लूटो गुरु है अरस्तु का, प्लूटो गुरु है अरस्तु का। एक राजनीतिक विचारधारा जो वैश्विक मामले में देश के सक्रिय भागीदारी की वकालत करती, तो हो गया विदेश नीति का पहला जो विकल्प है, वो तो है विदेश नीति को बेहतर बनाने से, तो इसका संबंध है नहीं। एक विदेश नीति की दृष्टिकोण जो किसी देश की आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गैर भागीदारी पर जोर देता है। गैर भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, आजकल ये फैशन चल चुका है कि अलगाववाद को बढ़ावा देकर किसी देश के एकता, अखंडता, आपसी विश्वास को तोड़ने का प्रयत्न की जाती है। सैन्य जिसमें दुश्मन को हराना, तो ये तो सैनिक रूप से आजकल देखिए लगातार विश्व में इस प्रकार की गतिविधियां चल ही रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति की विशेषता है, जहां राज प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कौन सा तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति की विशेषता है, जहां राज प्राथमिक अभिनेता और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहता है। अपनी शक्ति और सुरक्षा, वो चाहता है कि हम अपने पड़ोसी से अपनी शक्ति को मजबूत करें, अपनी सुरक्षा को अधिकतम करें, ताकि हमारी शक्ति को कंट्रोल में रखने वाला कोई नहीं हो, हम सबसे बेहतर रूप से कार्य करने में दक्ष हों, ये कहता है। ये क्या है, अब रचनावाद तो कुछ यहाँ है नहीं। उदारवाद, उदारवाद तो कहता है सभी को साथ मिलकर रहना है, सह अस्तित्व के साथ रहना है। ये से यथार्थवाद है। यदि हम शक्ति में कमजोर पड़ेंगे तो क्या है, चीन जो है सो देखो आंख गाड़े हुए है, छोटा देश बांग्लादेश भी देखो आंख तरेड़ सकता है। तो हमें अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना है, ताकि विश्व की कोई शक्ति हमें प्रभावित नहीं कर चुके। विशाल जी 119 का बी तो हो नहीं। अब उदारवाद, उदारवाद तो कहता है सबको साथ लेकर चलना है, समाज के सभी वर्ग, प्रत्येक राष्ट्र को एक दूसरे के साथ लेकर चलना है, वो तो उसकी बात करता है। ये बात तो कहीं इसका है नहीं। यह यथार्थवाद, ये जीवन का ये यथार्थ है, राष्ट्र का यथार्थ है कि कोई भी राष्ट्र जब कमजोर पड़ता है तो पड़ोसी उसको तुरंत नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लैंग्वेज प्रोसेस से भाषा को तो समझने का प्रयास करना होगा बाबू। भाषा की शब्दों की अपनी गरिमा होती है, यदि उसको समझते हैं तो यकीनन तौर पर थोड़ा सा शब्द को, अर्थ को पकड़ने होगा, उसके शब्दों के पीछे भावार्थ को, तो धीरे धीरे उसको सुधार। भाषा तो कोई एक दिन में सुधार नहीं होती है।
बांडुंग सम्मेलन, बांडुंग सम्मेलन जो है सो कहाँ हुआ था? तो बांडुंग सम्मेलन हुआ था ये इंडोनेशिया में। बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। बांडुंग सम्मेलन में एशिया और अफ्रीका के 29 देश, एशिया और अफ्रीका के 29 देश बांडुंग सम्मेलन में शामिल हुए थे। एशिया और अफ्रीका के 29 देश बांडुंग सम्मेलन में। टीजीटी पॉलिटी बैच का क्या हुआ? अभी तो नवीन सर से बात हुई नहीं है, बात तो होगी तब तो। कल शनिवार था, रविवार तुमसे मुलाकात हुई नहीं है। तो बांडुंग सम्मेलन कब हुआ? तो 1955 में हुआ। बांडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ। तो बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था। यही सम्मेलन जो है आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन का, यही सम्मेलन जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का आधार बना। गुट निरपेक्ष आंदोलन का आधार बना। इसमें 10 बातों पर सहमति बनी थी। इसमें 10 बातों पर सहमति बनी थी। ऐसा ही क्वेश्चन एक बार और था, शायद उसमें गलती कुछ लगता है हो गया था, सुधार लेंगे। इसमें कहता है कौन सिद्धांत नहीं था? ये था आपसी अनाक्रमण था, एक दूसरे के मामले में पारस्परिक हस्तक्षेप था, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भी था। अर्थात क्या होगा? कौन नहीं था? इस सभी था तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उत्तर इसको कर देना है माइक्रोवेली का है। एकदम सही है बाबू, यथार्थवादी सिद्धांत। इसमें बांडुंग सम्मेलन में जो है और क्या क्या रखा गया था? इसमें था कि मानवाधिकार की रक्षा करने पर काम करना है। प्रत्येक देश एक दूसरे की संप्रभुता की चुनौती नहीं देंगे। सभी देश एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। सभी देश जो है अपनी अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार रहेंगे। औपनिवेशिक सत्ता के विरोध करेंगे। आर्थिक सांस्कृतिक सहयोग करेंगे, है ना? आर्थिक सांस्कृतिक सहयोग पर काम करेंगे। ये सभी सिद्धांत उसमें शामिल था। अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई, एकदम सही है। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शब्द है और उसके लिए दिया गया भाषा और धर्म, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं की गई है। उसकी व्याख्या नहीं की गई है कि क्या उसका होगा। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, हम सही है। इसका गठन जो है 1992 में गठन कब किया गया? तो 1992 में किया गया। गठन कब किया गया? तो 1992 में सांविधिक संस्था के रूप में, सांविधिक संस्था के रूप में गठन किया गया। तो संविधान में परिभाषा नहीं दी गई, दोनों का दोनों सही है। लेकिन एक जो है परिभाषा का है, एक संवैधानिक है, तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। दोनों सही है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ा गया? देखो, सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन के द्वारा, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। फिर जो है 92वां संविधान संशोधन के द्वारा, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया क्या? ये देखिए, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया कौन 4 भाषा? बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। 91वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? तो मंत्री परिषद का आकार, मंत्री परिषद का
आकार को निर्धारित करते हुए निम्न सदन का अधिकतम 15% निर्धारित किया गया। और बचा अब आपका एकमात्र 90वां संविधान संशोधन। अब जो आपके सामने विकल्प है वो क्या है, तो वो है 90वां संविधान संशोधन। इसमें असम के बोडोलैंड में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित वित्तीय आपातकाल जिसका प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया, वित्तीय आपातकाल जिसका प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया, तो कहता है वित्तीय आपातकाल में क्या होगा, वित्तीय आपात की घोषणा के 2 मास एकदम सही है 60 दिनों के अंदर संसद के इसे पास होना चाहिए। यदि संसद इस दरमियान इसको पास नहीं करता है तो वह स्वतः अपने आप वापस हो जाएगा। वित्तीय आपात की घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी, ठीक है। यदि उस अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं, यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता, ये लाइन पूर्णतः सही है। यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत के राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग व्यक्ति के परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, लाइन गलत है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित, ये लाइन गलत लिखा हुआ है, वेतन भत्ता में कमी कर सकते हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। कौन सा सही है, तो केवल और केवल 1 नंबर जो है, केवल और केवल इसमें 1 नंबर सही है, अन उसमें गलत है। संविधान का अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। कभी कभी राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हो पाती है, गठबंधन की सरकार, गठबंधन टूट सकता है, ये यथार्थ है, सही है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा को उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन में सर्वोच्च न्यायालय जांच कर सकता है कि जो लागू किया गया, लागू करने की प्रक्रिया सही है या नहीं है, लागू करने की प्रक्रिया सही है या नहीं है। इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती ना, ये गलत है। विधानसभा को निलंबित रखा जाता है, विधानसभा को निलंबित रखा जाता है और सर्वोच्च और संसद के सिफारिश पर ही उसे भंग किया जाता है, तो ये गलत है। इस उद्घोषणा के 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए, ये लाइन सही है। अर्थात 3 नंबर को अलग कर दीजिए, यहां देखिए 3 है, यहां 3 है, अर्थात आंसर आपका ए हो जाएगा। नहीं, 352 के लिए 30 दिन होता है मनोरंजन जी, 352 के लिए 30 दिन, 356 और 360 जो है वो 60 दिन के लिए होता है। उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो, तब लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन अर्थात अनुच्छेद 368 के आधार पर 368 में लोकसभा और राज्यसभा अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। इस पर दोनों सदनों को एक समान अधिकार प्राप्त है, तो क्या होगा, विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा, ये लाइन सही है। एक पास किया, दूसरा पास नहीं किया, विधेयक वहीं पर खत्म हो जाएगी। विधेयक पर विचार करने, पारित करने दोनों सदनों को संयुक्त बैठक नहीं बुलाए। संयुक्त बैठक केवल और केवल साधारण विधेयक पर, केवल और केवल साधारण विधेयक
साधारण विधेयक पर ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। यदि लोकसभा उस विधेयक को पुनः 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो वह नहीं, दोनों सदनों में अलग अलग पास होना आवश्यक है। दोनों सदनों में पास होना अलग अलग आवश्यक है। सूची 1 और सूची 2 को भी सम्मिलित कीजिए। अनुच्छेद 19 क 1 ग सहकारी समिति बनाने का अधिकार बनाया गया। इसके लिए 97वां संविधान संशोधन में दिया गया कि सहकारिता कोऑपरेटिव का अधिकार जो है मौलिक अधिकार होगा। इसके अलावा इसे और रखा गया, अनुच्छेद 43B के अंतर्गत भी इसे रखा गया। साथ ही 97वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243 ZG H से लेकर ZT तक इसे भाग 9 का B में भी रखा गया। 3 जगह इसे रखा गया कोऑपरेटिव को। रिक्तियां के ब्लॉक, चलिए पहले तो देखिए, तो A का 3 कहीं है, A का 3, चलिए एक विकल्प तो आपका अब स्वतः, एक विकल्प जो है आपका स्वतः अपने आप समाप्त हो जाता है। लैंग्वेज के आधार पर अब तक तो कोई अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं किया गया है, भाषा के आधार पर नहीं है, केवल धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है। तो रिक्तियां के बैकलॉग के लिए, अर्थात यदि आरक्षण में SC ST का किसी कारण से पद भरा नहीं जा सका तो बाद में उसके लिए स्पेशल निकाला जाएगा। 1 नंबर, चलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक के लिए न्यायिक आयोग का निर्माण 99वां 3 नंबर का क्या हो जाएगा, C का 4। 99वां संविधान संशोधन, इसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने विलोपित कर दिया, निरस्त कर दिया गया। मंत्री परिषद का आकार 91 अर्थात 2 नंबर। चलिए स्पष्ट है कि आपका उत्तर यही है। मंत्री परिषद को निम्न सदन का अधिकतम 15% तक ही मंत्री बनाया जा सकता है, इसका प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? किस अनुच्छेद विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट का उल्लेख है? अनुच्छेद 369 क्या था? अनुच्छेद 369 था कि संविधान निर्माण के 5 वर्ष, संविधान निर्माण के 5 वर्ष तक के लिए कुछ अल्पकालीन, कुछ विशेष प्रतीक कानून बना हुआ था। 5 वर्ष तक वो अल्पकाल के लिए कानून को मान्यता दी गई थी। 370 में जम्मू कश्मीर से संबंधित 370 AB वो स्पेशल जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जिसे 5 अगस्त 2019 को विलोपित, 370 तो है लेकिन उससे संबंधित जो अनुच्छेद 1, 2 था उसे विलोपित कर दिया गया। 371 में कौन कौन है? 371 में A से लेकर J तक। 371 में, पहले 371 में बात करें तो इसमें गुजरात है और महाराष्ट्र है। 371 A में नागालैंड है। 371 B में असम है। 371 C में मणिपुर है ना। इसमें 371 में इसमें कई प्रावधान है, तो ये आपका आंसर हो गया C। चलिए सूची 1 और सूची 2 को दीजिए। अनुच्छेद 19 क्या है? अनुच्छेद 19 जो है ये समानता तो है नहीं, ये तो, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 36 राज्य का नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक है। अनुच्छेद 74 है मंत्री परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्री परिषद गठन किया जाएगा। 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। चलिए 19 को जो है सो इसमें मौलिक अधिकार के से मानकर चलें तो इसको अभी हम 3 रख लें जो आंशिक तौर पर है। तो चलिए 3 के बाद 4, 2, 1।
अनुच्छेद 19 तो ऐसे है वाक स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार। अनुच्छेद 19 जो है क्या है, अनुच्छेद 19 तो ऐसे है वाक स्वतंत्रता, विचार को अभिव्यक्त करने का अधिकार, उससे जुड़ा होता है। तो ये तो जैसा अब विकल्प इस प्रकार का है, या तो हम उपयुक्त में से कोई नहीं करें, लेकिन चलिए उसको मौलिक अधिकार का हिस्सा मानते हुए सी उत्तर दे देते हैं। अब है कि आपका संविधान में जैसा ज्ञात है कि संविधान में भाग की संख्या कितनी है, तो संविधान में 22 भाग है। संविधान में भाग की संख्या कितनी है, तो 22 भाग हो दिए है। उस 22 भाग से जुड़ा हुआ आपके सामने सवाल दिया गया है। उस 22 भाग से टीजीटी पॉलिटी बैच के लिए नवीन सर से बात किए थे। चलिए बात कीजिए, यकीनन तो आपका बात ज़्यादा वैल्यू होगी। हमें तो उनको लगा कि भाई शिक्षक अपनी लोभ से अपना क्लास के लिए बात कर रहे हैं। तो चलिए आपके सामने अब यहां पर दिया गया है भाग 10.5.15 निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। 15(1)(16) 16 होता है कुछ विशेष वर्ग का विशेष प्रावधान। 330 से लेकर के 342 तक। उसके बाद हो गया 7, चलिए 17, 10(5)(15)(2) 17। ये हो जाता है राजभाषा 343 से 351 तक। फिर है 10(5)(15)(3) 18 आपातकालीन 352 से लेकर 360। तो कंटिन्यू आपके सामने रखा गया है। चलिए मिला लीजिए, ए का 4, बी का 3, 4 3 2 1। चलिए आपका आंसर ये है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा स्त्री और पुरुष के समान कार्य का समान वेतन अनुच्छेद 39(4) मूल संविधान में ही शामिल है। उद्योग की, हाँ ये जोड़ा गया अनुच्छेद 43(a) में। उद्योग में प्रबंधों के कामगारों की सहभागिता, काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, ये अनुच्छेद 41 में पहले से मूल संविधान में था। तो बी को देखिए, अभी हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई बाबू, नवीन सर से हमारी मुलाकात तो हुई नहीं है। कल शनिवार का दिन था, आज तो रविवार छुट्टी का ही है, और हमसे तो उनकी बात हुई नहीं है अभी। यदि कल मुलाकात होती है तो बात करेंगे। ना, किसी दल को राष्ट्रीय दल में स्वीकृति तब मिलती है जब वह राष्ट्रीय दल वर्तमान में कौन कौन है? राष्ट्रीय दल वर्तमान में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई, मार्क्सवादी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल पार्टी। केवल और केवल ये 6 पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी वर्तमान में है। तो कम से कम 4 राज्यों में हुए मतदान के कुल वैध मतों का 6% यदि प्राप्त किया है, एवं उन राज्यों कम से कम लोकसभा की 4 सीट पर विजय प्राप्त किया हो, यहाँ पर या शब्द होगा एवं नहीं, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा प्राप्त हो जाती है।
सभी चुनाव अच्छे से लड़ना जरूरी नहीं। अभी भी देखते हैं कांग्रेस या बीजेपी या कोई भी जो राष्ट्रीय पार्टी सभी पर चुनाव लड़ती नहीं है। 5 से अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्ति आम आदमी पार्टी को अभी देखिए केवल पंजाब में सत्ता की प्राप्ति है, अभी शायद कांग्रेसों को 5 में पूरा न हो, बीएसपी की कहीं सत्ता कहीं भी नहीं है। तो उसे है कि 4 राज्यों में दिए गए मत का 6% मत प्राप्त किया हो, उसे यह प्राप्त होता है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिए? तो वो कौन था? हाँ, तो किनको भेजिएगा? चलाइए चलाइए, कितना दिलाएगा? 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट है। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया? इसमें चीन के साथ और चाय का व्यापार, उस व्यापार सभी प्रकार का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1873 तो कोई एक्ट आया नहीं, चार्टर एक्ट 1873 में तो कोई एक्ट है नहीं। आरजेडी भी 4 सीट के साथ नहीं बाबू, आरजेडी क्षेत्रीय पार्टी है। मैंने जो आपके सामने लिखा केवल और केवल उतना ही राष्ट्रीय पार्टी है जो मैंने लिखा। राजद क्षेत्रीय पार्टी है एक, और तृणमूल कांग्रेस को देखिए कितनी सीट, उसको तो लगभग 30 से अधिक सीट होगा। तमिलनाडु में डीएमके के पास भी लगभग 25-28 सीट होगा। तो सीट आपका नहीं भी जीते तो भी, लेकिन 6% 4 राज्य से वोट लाना होगा। तो राजद जो है वह केवल और केवल बिहार की क्षेत्रीय पार्टी। यदि 4 राज्य में आपको क्षेत्रीय पार्टी की दर्जा मिल जाती है तो फिर आपको राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा प्राप्त हो जाती है। 1813 की चार्टर एक्ट से और क्या किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में कहीं भी जो है ईसाई मशीनरी को धर्म प्रचार की छूट दी गई। कौन सा यह सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति गठन भाषाई आधार पर किया गया था, सही है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। दोनों लाइन सही है। दोनों का दोनों जो है सो सही है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। 1948 में कांग्रेस की ओर से बनाया गया था JVP आयोग। वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता रमैया आयोग बनाया गया, जिसने भाषा के आधार पर राज्य की मांग अस्वीकार कर दिए। इसके पहले बनाया गया था SK धर आयोग, उसने भी भाषा के आधार पर राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिए। लेकिन रामालू नायडू का मृत्यु हड़ताल, भूख हड़ताल के 58वां दिन मृत्यु के बाद, 58वां दिन मृत्यु के बाद जब पहला राज्य 1953 में 1 अक्टूबर 53 को आंध्र प्रदेश बना, तब जाकर के 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और उसके सिफारिश पर 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, पूरे लोकतंत्र का 3 पिलर, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों पिलर पर काफी कुछ लिखा हुआ है। लेकिन चौथा पिलर जो है, प्रेस के बारे में पूरे संविधान में एक शब्द भी लिखा हुआ नहीं है। चौथा पिलर पर एक शब्द भी लिखा हुआ नहीं है। 19A में
विशेष रूप से संविधान का अनुच्छेद 19A में विशेष रूप से उपबंधित है, पर प्रत्याभूत अभिव्यक्ति की व्यापक, संविधान का अनुच्छेद 19A में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में नहीं थे। तो स्पेशल प्रेस के लिए स्वतंत्रता का कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। प्रेस के लिए संविधान में कहीं भी स्पेशल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। वाक स्वतंत्रता में ही यह अंतर्निहित है। जन स्वराज पार्टी जो है वह अभी केवल और केवल एक निबंधित पार्टी है, केवल और केवल एक निबंधित पार्टी है। निबंधन चुनाव आयोग में हो चुका है, चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह दे दिया है। यदि बिहार के चुनाव में वो 6% मत ले आते हैं तब उन्हें बिहार की क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता मिल जाएगी। और यदि चलिए उनकी ख्वाब है कि बहुमत ही आ जाएगा तो उनकी सरकार बन जाएगी, तो जाहिर सी बात है 6% से अधिक मत ला करके उन्हें क्षेत्रीय पार्टी की दर्जा। अभी तो केवल और केवल वो एक अनुबंधित पार्टी है। 361 में तो है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए जो है उनको विशेषाधिकार है। राष्ट्रपति राज्यपाल का विशेषाधिकार प्राप्त होता है। उनके अपराध, उन पर उनके कार्यकाल में उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39A क्या कहता है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। इसे जोड़ा गया है कब? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है, सही है। 40 ग्राम पंचायत सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से गलत है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य कृषि का विकास करे, कृषि का विकास करे, दूध देने वाली पशु का संरक्षण दे। न्यायपालिका का कार्यपालिका से शक्ति का पृथकीकरण जो है ये तो अनुच्छेद 50 में है, ये अनुच्छेद 50 में है। तो ये लाइन गलत है, सुमेलित नहीं है, तो ये लाइन गलत है, ये लाइन गलत है। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रधानमंत्री नाम मात्र का नहीं, प्रधानमंत्री तो वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, स्पष्ट है। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75(3) कहता है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। चलिए, आपकी सुविधा उपलब्ध हो गई, ले लीजिए। काफी बेहतर संस्थान है, भारत की एक मान्यता प्राप्त संस्थान है, राष्ट्रीय स्तर की संस्थान है। उसकी डिग्री को पूरे भारत में सब जगह मान्य है। अनुच्छेद 42 में 39 में 42/97 शामिल है। ये क्या है मैं समझा नहीं, मनोरंजन कुमार जी। संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, गलत है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक नेता है, यही एकमात्र सही है, और ये दोनों जो है सो गलत है। राष्ट्रहित में भारत की संसद राजसूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प, राष्ट्रहित क्या कहता है? राजसूची किसी विषय पर भी। अनुच्छेद 249 लिखता है यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से, राज्यसभा 2/3 बहुमत से
प्रस्ताव पास करे, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे, तब संसद एक बार में एक वर्ष के लिए राजसूची के विषय पर कानून का निर्माण कर सकता है। तो लोकसभा राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मतदान सदस्यों कम से कम 2/3 अनुच्छेद 249 में लिखा हुआ है। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखना है कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है ना। प्रत्येक धन विधेयक नहीं होता है, इसको याद रखना है। जब लोकसभा में वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक में संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या स्वीकृत नहीं कर सकती है, वह केवल अनुशंसा कर सकती है, भी सही है। लोकसभा राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए संसद की संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, ये बैठक आवश्यक, ये गलत है। तो कहता है इनमें से कितने कथन सही हैं? 1 और 2 सही, अर्थात केवल 2 कथन सही है। केवल जो है 2 कथन सही है। स्पष्ट हो गया? किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहां ये क्वेश्चन पूछ रहा है। राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए, नहीं है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, अनुच्छेद 155 एकदम सही है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ये सही है। एक से अधिक राज्य का अनुच्छेद 153 में स्पष्ट रूप से है, इसे जोड़ा गया है 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है। ये लाइन गलत है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। अनुच्छेद 156 में स्पष्ट लिखता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, उसको हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। उसको हटाने की सर 138 में भी रॉन्ग, ए भी रॉन्ग होगा, नहीं ए रॉन्ग नहीं होगा मनोरंजन जी। वित्त विधेयक जो है वह आपको याद कीजिए, अनुच्छेद वित्त विधेयक श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3, केवल वित्त विधेयक दिया हुआ है तो वित्त विधेयक पर लोकसभा राज्यसभा को समान अधिकार प्राप्त हो जाता है ना। तो यहां पर जो है ये लाइन गलत है। सी नंबर कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सी नंबर सत्य नहीं है क्योंकि राज्यपाल को हटाने के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है। पंचायत समिति का सदस्य प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव होता है। 5000 जनसंख्या पर एक पंचायत समिति के सदस्यों का
चुनाव होता है, तो प्रखंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, गलत है। उसका सीधे जनता निर्वाचित करता है। जिला पंचायत का अध्यक्ष द्वारा मनोनयन नहीं, प्रत्यक्ष रूप से जनता उसे निर्वाचित करती है और प्रखंड स्तर पर वो अपने में से, प्रखंड स्तर पर अपने में से एक को वह अध्यक्ष चुनता है, जिसे प्रमुख, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे प्रमुख के नाम से जानते हैं। एक को वह उप प्रमुख, एक को वह उप प्रमुख चुनता है, एक को वह उप प्रमुख चुनता है, एक को प्रमुख और एक को उप प्रमुख चुनता है। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण, 73वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 243 डी में, अनुच्छेद 243 डी, 243 डी में उसे आरक्षण दिया गया है। स्पष्ट दिया कि महिला को कम से कम 33% का आरक्षण होगा, 33% का आरक्षण होगा। न्यूनतम बिहार पहला राज्य रहा जिसने 2006 में महिला को 50% का आरक्षण दिया। अब चलिए यहां पर अन्य संशोधन भी है, उसको भी देखना है। अन्य जो संशोधन है उसे भी देखना है भाई। अन्य संशोधन में क्या है, चलिए 75वां संविधान संशोधन, यहां पर जो विकल्प आपके सामने है वो है 75वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या होता है। इसमें दिया गया किराया के लिए अलग से न्यायाधिकरण, किराया न्यायाधिकरण की जो विवाद किराया के है मकान संपत्ति धन का, उसके लिए अलग से न्यायाधिकरण गठन करना है। और इसमें दिया गया कि SC ST को पदोन्नति में भी, SC ST को जो है पदोन्नति में भी आरक्षण, पदोन्नति में भी आरक्षण प्राप्त होगा, पदोन्नति में भी आरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस का जो है बैच, स्पेशल बैच, आप में से कोई भी विद्यार्थी इच्छुक हैं तो पॉलिटिकल साइंस को जो है आप आ सकते हैं। बोलिए क्या कहना है। 138 में बोलिए कहां पर आपको क्या प्रॉब्लम है। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक में संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। एकदम लाइन सही है। वित्त विधेयक में, इसे देखिए लाइन में लिखा प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक है, लेकिन प्रत्येक विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। वित्त विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 111 कहता है कि धन विधेयक को छोड़कर से सभी विधेयक वित्त विधेयक है। सॉरी, धन विधेयक को छोड़कर से सभी विधेयक साधारण विधेयक है। तो वित्त विधेयक साधारण विधेयक के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक को साधारण विधेयक के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए ये लाइन सही है। और जब साधारण विधेयक है तो उस पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त होता है। कोई भी संविधान कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह साधारण विधेयक पर राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त होता है तो वह उसमें संशोधन भी कर सकता। धन विधेयक पर उसे केवल सिफारसी अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन साधारण विधेयक जो वित्त विधेयक भी साधारण विधेयक हो सकता है, उस पर उसे लोकसभा के बराबर अधिकार प्राप्त होता है। प्रमुख के पद पर भी लागू होगा। बिहार में हर जगह लागू है। प्रमुख के पद पर भी 243D लागू होगा। बिहार में हर जगह लागू है। तो कोई संशोधन कानून भारत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक घोषित किया जाता यदि विधि के समक्ष समानता का अधिकार भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार से अलग करके उसे कहीं अन्य करते हैं
तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 13 लिखता है यदि विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता हो, फंडामेंटल राइट से असंगत हो तो उसे सर्वोच्च न्यायालय निरस्त कर देगा। पंचायत समिति के सदस्य को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, प्रमुख को जनता नहीं चुनती है, प्रमुख को चुने गए मेंबर चुनते हैं, लेकिन पंचायत समिति के सदस्य को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से हर 5000 की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है, एकदम सही है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही उच्च न्यायालय है, सही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भी एक उच्च न्यायालय सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है। राष्ट्रीय अनुच्छेद 241 लिखता है कि केंद्र शासित प्रदेश का भी एक अपना अलग उच्च न्यायालय हो सकता है। 231 लिखता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। और 214 लिखता है कि अलग अलग राज्यों का एक अपना अलग उच्च न्यायालय हो सकता है। 1, 2, 3 तीनों का तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 एकदम सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 64 सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1963 में नहीं बल्कि 1988 में से लागू किया गया। इसका गठन जो है के संथानम समिति के सिफारिश पर, के संथानम समिति के सिफारिश पर किया गया। पिंकी जी, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब भाई जो आपकी समस्या है वो तो मैनेजमेंट ही तय करेंगे, नवीन सर ही उस पर बात कर सकते हैं। पिंकी जी, मैं तो उस पर कुछ नहीं कर सकता हूं ना, वो तो मेरे अधिकार क्षेत्र में है नहीं। पिंकी जी, आंतरिक दलीय लोकतंत्र, दलीय लोकतंत्र, दल के अंदर लोकतंत्र, अर्थात दल के अंदर लोकतंत्र क्या हुआ? दल के अंदर लोकतंत्र मतलब दल के लोगों का, दल के अंदर जो है कैसे पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होगा, पार्टी के सदस्य को हटा कह सकते हैं, या जो अन्य पदाधिकारी हैं, सचिव हैं, महासचिव हैं, क्षेत्रीय स्तर पर राज्य के अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, उसका चुनाव कैसे होगा? हाँ, नवीन सर से कह सकते हैं, लेकिन दूसरे विषय के बारे में कोई यदि अन्य शिक्षक कहेगा तो थोड़ा वो प्रक्रिया उचित नहीं है कि भाई अब ज्योग्राफी का नहीं हो रहा है, तो वो आप कहेंगे तो आप विषय के, अब हमको कहेंगे भाई मैंने ज्योग्राफी सर आपको क्या काम है, ज्योग्राफी हो नहीं रहा है, तो एक थोड़ी सी अनिजी स्थिति हो जाती है ना। तो वह एक कह सकते हैं कि वह न्याय नहीं होगा, क्योंकि जो जो पढ़ाते हैं उनका क्षेत्र, दूसरे शिक्षक को दूसरे विषय में हस्तक्षेप करना उचित प्रक्रिया नहीं होगा। तो आंतरिक दलीय लोकतंत्र है क्या ऐसी सरकार जो कई दल का साझा, तो बोलते हैं गठबंधन की सरकार, शासन गठित करने में दल अथवा वो तो चलिए सहयोगी दल। आंतरिक चुनाव, आंतरिक चुनाव अपना जो है पार्टी के अंदर। मंडल आयोग लागू कब? मंडल आयोग आया था 1979 में, रिपोर्ट दिया था 1980 में, रिपोर्ट को लागू किया गया 1990 में, सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान्यता दिया 1992 में। तो इसको विवाद का सूत्रपात किया, को गठित किया गया मोरारजी देसाई के द्वारा। 1977 से 1979 तक इनकी सरकार थी। इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक
इंदिरा गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी 1984 से 89 तक सरकार राजीव गांधी की रही। अंकित, जिस पर हम बहुत जल्द विचार करेंगे। बिहार के पटना एवं गया नगर निगम का उन्नयास का गठन कब हुआ? गठन कब हुआ है? एक भी विकल्प जो है इसमें सही नहीं है। यहां जो विकल्प आपके सामने दिया गया है, तो ये गठन किया गया था 1951 में। गठन किया गया था 1951 में। यहां विकल्प है नहीं तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थात न्यास ट्रस्ट का स्थापना 1951 में किया गया था। 1951, यहां विकल्प है नहीं, इसलिए यहां पर एक भी विकल्प सही नहीं है। एक भी विकल्प यहां पर सही नहीं है। इसको आंसर सुधार लीजिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7,000 व्यक्ति की आबादी पर किया जाता है, सही है। प्रत्येक 500 की आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है, सही। उसे वार्ड मेंबर कहते हैं। ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होगा, चलिए ये भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, जब एक से अधिक तो क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत 7,000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। 500 पर वार्ड मेंबर होते हैं। राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 168 के आधार पर विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों शामिल होता है। जब विधानमंडल बोला गया तो विधानमंडल में तीनों शामिल होता है। राज्य के राज्यपाल के कौन सा कथन गलत है? गलत है। राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के नियुक्त किए जाते हैं। 156 के उनका कार्यकाल राष्ट्रपति कृपा पर निर्भर करता है, एकदम लाइन सही है। राज्यपाल को महाभियोग नहीं, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उनकी इच्छा तक पद पर बने रहते हैं। ये लाइन गलत है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, अनुच्छेद 154 के आधार पर ये सही है। एक और सी सही, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या सॉल्व पर, ये देखना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन गलत है? तो गलत क्या हो जाएगा? कौन सा क्वेश्चन गलत है? यहां एक क्वेश्चन पूछ रहा है, गलत क्या है? तो गलत है राज्यपाल पर महाभियोग से हटाया जाएगा, ये गलत हो जाता है। चलिए नंदन जी, बहुत अच्छा बात है। हाँ, अंग होते हैं। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद, एकदम सही है। मुखिया को तो इसलिए हम कहाँ उस पर देखिए क्या किए हैं, सर्वोच्च पदाधिकारी है तो टिक नहीं लगाए। यहाँ देखिए ये टिक किए हैं, ये टिक किए हैं, इस पर तो हमने टिक नहीं किया है। इस पर कहाँ इस पर टिक किया है? और एकदम सही है।